नमस्कार दोस्तों। आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 का अध्याय 8 8 खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। मुझे उम्मीद है कि हम जितने चैप्टर पढ़ रहे हैं आपको समझ में आ रहे होंगे, और जिस तरह हम आगे बढ़ रहे हैं आपको ये भी महसूस हो रहा होगा जिस तरह से हम चैप्टर वाइज आगे बढ़ रहे हैं, इनका चैप्टर लेवल भी बढ़ता जा रहा है। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहें और आगे बढ़ते रहें। तो चलो दोस्तों, बिना समय गवाए अपन चैप्टर शुरू करते हैं। खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। लोहार की दुकान। लोहार की दुकान लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उससे पीट रहे थे। प्रभाकर को यह सब बड़ा मजेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई है। देखो दोस्तों, मैं ज़्यादा डिफाइन करूँगी तो वीडियो लंबा हो जाएगा और आपको रिवीजन करने में दिक्कत आएगी, इसलिए मैं इसको जितना छोटा हो सके उतना छोटा बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको समझ में भी आए और रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आए। ठीक है। इस उपाधि में लोहे का प्रयोग लगभग 3000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों लोहे के और औजार हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हैं। हमने इससे पहले चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजार के बढ़ते उपयोग का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए, कुल्हाड़ी और जुताई के लिए हलों के फाल शामिल है। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल कृषि उत्पादन जैसे मगध के बारे में आपने पढ़ा था। ठीक है, कि मगध में पहले कोई वो नहीं था, लेकिन जैसे लोहे की खोज हुई उसके बाद देखो मगध में कैसे कृषि का विकास हुआ था। ये कुछ औजारों की तस्वीर दे रखी है, जैसे ये औजार की सूची में चित्रों का नाम चुनो, जैसे हंसिया, कुल्हाड़ी, सड़सी, लोहे की, ऐसी 5 चीज़ों सूची में जिनका प्रयोग तुम ये बच्चों के लिए बता रखे कि बच्चे ये जानने की कोशिश करें कि उनके घर में भी ये क्या यूज़ होता है, आज भी यूज़ होते हैं क्या। कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम। सिंचाई। समृद्ध गांव के बिना राजाओं उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास के नए औजार रोपाई महत्वपूर्ण कदम था, इसी तरह सिंचाई काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए। इस चरण तुम्हें सिंचाई से आय परिवर्तन दिखाएं। खाली स्थानों को सही वाक्य भरो। लोगों द्वारा परिश्रम किया गया है। किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की अनिश्चितता घटी। कर अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजना बनाई और धन खर्च किया। अपने चैप्टर पूरा पढ़ के फिर इसको करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। जैसे राजा और सेना, महल और किले बनवाने के लिए धन चाहिए। किससे वो करेंगे? वे किसानों से कर लेते थे। कौन लेते थे? ये सिंचाई से ही संभव था। क्या संभव था? कृषि उत्पादन बढ़ा। किससे बढ़ा? राजस्व भी बढ़ा। किससे बढ़ा? गांव में कौन रहते थे? उस उपाधि के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्से के अधिकांश गाँव में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामी को वेल्ला। इम्पोर्टेंट दोस्तों, हर कॉम्पिटिटिव में ये जरूर कई एग्जाम में ये पूछा गया है कि जो लोग तमिल क्षेत्र में थे वो उस बड़े भूस्वामी को क्या बोला गया? वेल्लाल। साधारण हलवाई को उनवार। बड़े भूस्वामी को वेल्ला और साधारण हलवाई को उनवार। और भूमिहीन मजदूर दास कड़ेपियार। मजदूर को क्या बोला गया है? कड़ेसियार। बड़े को वेल्ला, साधारण को हलवाई को उनवार और भूमिहीन मजदूर दास को कड़ेसियर और अदमई। ठीक है। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर कई पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद आनुवंशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतः इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे। ये न्यायाधीश का और कभी पुलिस का काम भी करते थे। ग्राम भोजक के अलावा
अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते थे। इनमें ज़्यादातर छोटे किसान भी होते थे। इनके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरों की ज़मीन पर काम करने अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गाँवों में लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल की प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि मदुरई के कवियों के सम्मेलनों ने इनका संकलन किया जाता था। गांव में रहने वाले के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया है वे संगम साहित्य के नाम से मतलब संगम में पाए जाते हैं। नगर क्या कहती है, कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्तिकलाएं और पुरातत्व। तुमने जातकों के बारे में सुना होगा। ये वो कहानियाँ हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में भोजनालय वाले की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनी और पत्तों से भर गया। उनका मालिक उसे साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने मालिक से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उससे मिल जाएं तो बगीचे की सफाई कर सकता है। मालिक तुरंत मान गया। युवक ने पास खेल रहे बच्चे को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले वे उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी इधर से राजा का कुमार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया है, बताओ अब हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया, कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उस घास काटने वाले के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का एक गट्ठर मुझे दे दो और अपनी घास तब तक मत बेचो जब तक मेरी न बिक जाए। उन्होंने उसे घास के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास न मिली तो उसने इस युवक की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। ठीक है। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। इन मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे। दिल्ली में मिला वलय कूप हड़प्पा की जल निकास व्यवस्था से यह कैसे भी है। मतलब ये दिल्ली में वलय कूप मिला है। मतलब आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि लोग पहले कितने मतलब साफ सफाई का वो करते थे, ध्यान रखते थे। नीचे सांची की मूर्तिकला। यह मध्य प्रदेश के सांची के स्तूप की मूर्तिकला का नमूना है जिसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इन इमारतों की छतों का वर्णन करो। अध्याय 5 अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसे कि तुमने पढ़ा, इनमें कुछ शहर परकोटे से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलय कूप मिले हैं। ये वलय कूप गुसलखाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। प्राय ये वलय कूप लोगों के घरों में होते थे। मतलब ये साफ सफाई का बहुत ध्यान रखते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी और कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ये ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों।
भविष्य में पुरातत्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहां गए नाविकों या यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही ये विस्तृत विवरण किसी अज्ञान यूनानी नाविक का है जिन 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 पत्तनों पर वह गया उन सभी के बारे में इसने लिखा है। मानचित्र 7 मतलब भरूच ढूंढो, भरूच जो गुजरात वाला। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। हम ये पढ़ते हैं। बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम की कहानी। बोरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वाले लिए नाव चला पाना बहुत ही मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टीन, शीशा, मूंगा, पुखराज, सोने चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्नेलियन, सूती कपड़ा, रेशम इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। यहाँ राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इनमें चांदी के बर्तन, गाय, किशोर, सुंदर औरतें, अच्छी शराब, उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। आहा सिक्के। आहा सिक्के। आहा सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार, कैसे थे? आयताकार भी थे और वर्गाकार और या गोल होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा हुआ नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहा सिक्का हाथ से बनाए जाते कहला। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए जाते हैं और ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे। सिक्के। पृष्ठ 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया है। पुरातत्व को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आज सिक्के थे जो करीब 500 साल चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को हाथ कर बनाए जाने का इन्हें आज सिक्के कहा जाता था। ये आज सिक्के। विनिमय के अन्य साधन। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। खेतों में सफेद धान गाड़ी पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे लंबे रास्ते, चांदनी सी सफेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट न जाए। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र किनारे नमक का बहुत ज्यादा उत्पादन होता था। नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई प्रकार से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा, यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यह यातायात व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित है। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूर्व की ओर, दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इसमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान, पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियाँ बनाने का केंद्र था। क्या था? मूर्तियाँ बनाने का केंद्र। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। किसकी राजधानी बनी? कुषाणों की। इसके बाद तुम अगला अध्याय पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार, जैन मंदिर, कृष्ण भक्ति का महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा प्रस्तर खंडों, मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेख में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों, इत्र बनाने वालों के उल्लेख मिलते हैं। उत्तरी काले चमकीले पात्र NBPW, ये कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करती थी। शिल्प तथा शिल्पकार। पुरास्थलों शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि
ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसे कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरई इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। ठीक है, स्त्री पुरुष दोनों ही काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहते हैं। शिल्पकार व्यापारी अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें क्या कहा गया? श्रेणी। शिल्पकारों की श्रेणियों का काम प्रशिक्षण देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना, तैयार माल का वितरण करना, जबकि व्यापारियों की श्रेणियां व्यापार का संचालन करती थी। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थी, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वाले को लौटा दिया जाता था या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। सूत काटने और बुनने के नियम। सूत काटने और बुनने के नियम। यह नियम अर्थशास्त्र के अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है, जिसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष प्रकार की देखरेख कारखानों में सूत कताई बुनाई की जाती थी। उन पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ, सन को तैयार करने का काम है। विधवाओं, सूक्ष्म अक्षम महिलाओं, भिक्षुणियों, वृद्धा वेश्याओं और राजा के अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकालने की अनुमति नहीं है, वे अपनी दासियों को बेचकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती है। वे औरतें जो कारखाने तक जा सकती है, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। उस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती है। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता है या उधर उधर बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उनका अंगूठा भी काटा जा सकता है। सूक्ष्म निरीक्षण अरिकामेडु। मानचित्र सेवन। अरिकामेडु पुडुचेरी ढूंढो। रोम के बारे में दी जानकारी पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले के अरिकामेडु एक पत्तन था। क्या था? पत्तन, एक बंदरगाह। यहाँ दूर दूर से आया जहाज सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा हो। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं, जिनमें शराब या तेल जैसे एम्फोरा एक पात्र जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इसे दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे, मतलब ऐसा पात्र, इसके दोनों तरफ पकड़ने के हत्थे, साथ ही या एरेटाइन, क्या एरेटाइन जैसे मुहर लगे लाल चमकदार बर्तन मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र नाम से जाना जाता है। इसे मुहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ ऐसे बर्तन मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का था, किंतु ये यहीं बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैंप शीशे के बर्तन तथा रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। अभिलेखित मिट्टी के बर्तन। कई बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख भी कहा जाता है। कुछ अभिलेख अन्यत्र, जिस तरह हर चैप्टर पढ़ते हैं उसी तरह पढ़ लेते हैं। रोम यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बसे थे। रोम एक बहुत बड़े साम्राज्य का राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर है जिसे मैंने संगमरमर बनाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर तथा महल भी बनवाए। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल, एम्फी थिएटर,
बनवाए। इनके चारों तरफ से दर्शकों को बैठने की सीढ़ीनुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे, आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु एक्वाडक्ट के जरिए शहर के स्नानागारों, फव्वारों, गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। उपयोगी शब्द लोहा, गांव, सिंचाई, संगम, नहर, प्लवकूप, पतन, श्रेणी, ये शब्द अपन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। ठीक है। उमादिम के लोहे के प्रयोग की शुरुआत कब हुई? 3000 साल पहले। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आज से के करीब 2500 साल पहले। संगम साहित्य की रचना 2300 साल पहले। अरिकामेडु का पतन करीब 2200 से 1900 साल पहले। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ, इसके क्वेश्चन आंसर भी सोल्व कर लेते हैं। अपन क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की कोशिश करते हैं। आओ याद करें। पहला क्वेश्चन है खाली जगह को भरो। ठीक है। क्या तमिल में बड़े भूस्वामी में क्या कहा गया? मैंने आपको मतलब अंडरलाइन करवाई थी। क्या कहा गया था? वेल्लाल। क्या कहा गया था? वेल्ला। ठीक है। नेक्स्ट है ग्राम भोजकों की जमीन पर प्राय क्या मतलब द्वारा खेती की किसके द्वारा की जाती थी? दास कर्मकार। इसके द्वारा दास कर्मकार। ठीक है। नेक्स्ट है तमिल में हलवाई को क्या कहते थे? तमिल में हलवाई को कहते थे, क्या कहते थे? उनवार। क्या कहते थे? उनवार। हमने अच्छे से पढ़ा था। अधिकांश गृहपति खालिस्तान भूस्वामी होते थे। किसके? स्वतंत्र छोटे होते थे। स्वतंत्र भी होते थे, वह छोटे भूस्वामी होते थे। ठीक है। ग्राम भोजकों के काम बताओ, वे शक्तिशाली क्यों थे? चलो अपने याद करने की कोशिश करते हैं। ग्राम भोजक के काम बताओ कि वे शक्तिशाली क्यों थे? क्योंकि ग्राम भोजक उत्तर हिस्से के गांव का प्रधान व्यक्ति होता था। सामान्यतः इस पद पर एक ही परिवार के लोग कई पीढ़ियों तक रहते थे। पढ़ा था ना अपन ने। ग्राम भोजक गांव के सबसे बड़े भूस्वामी होते थे और उसकी ज़मीन पर दास और मजदूर काम किया करते थे। चूँकि ग्राम भोजक अपने क्षेत्र में प्रभावशाली होते थे, जिसके कारण राजाओं ने कर वसूलने काम भी सौंप देते थे। परिस्थिति के अनुसार वे न्यायाधीश और कभी पुलिस की भूमिका भी निभाते। पढ़ा था ना अपन ने? पढ़ा था ना? गुड। नेक्स्ट है गाँव तथा शहरों दोनों में रहने वाले शिल्पकारों की सूची बनाओ। हमने अलग अलग गाँव और शहरों के शिल्पकारों की अलग अलग सूची देखी थी ना। जैसे लोहार, कुम्हार, बढ़ई, बुनकर, सुनार, मूर्तिकार जैसे शिल्पकार गांव में और शहर दोनों जगह रहते थे। याद आया? नेक्स्ट है सही ढूंढो। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेल्लाकूप का उपयोग किसके लिए होता था? जल निकास के लिए किया जाता था। किसके लिए? जल निकास के लिए किया जाता था। आज सिक्के किसके बने हुए थे? पढ़ा था ना हमने? चांदी। ठीक है। मथुरा महत्वपूर्ण था, किस लिए महत्वपूर्ण था? धार्मिक केंद्र के लिए। श्रेणी किसको कहा गया है? शिल्पकार को। ठीक है। तो चलो दोस्तों, अपना चैप्टर कंप्लीट हुआ और हमने क्वेश्चन आंसर भी देख लिए हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये अच्छे समझ में आ रहा होगा। इससे अपन धीरे धीरे पूरी एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेंगे और अपना रिवीजन भी दोबारा होने में आसानी रहेगी। तो चलो दोस्तों, थैंक यू।